नमस्कार। कला, संस्कृति और भाषा अकादमी के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। मैं आभारी हूँ सचिव डॉक्टर करम सिंह और उनकी पूरी टीम की। उन्होंने ऑनलाइन चल रहे इस साहित्य कला संवाद में मुझे बुलाया और आप सबसे रूबरू होने का अवसर दिया। कोरोना महामारी केवल बीमारी नहीं है, एक ऐसा महासंकट बनकर के आई है कि इसने कई तरह से हमारे जीवन को बदल डाला है। सामाजिक जीवन और उसकी सामूहिक गतिविधियां सब ठप हो गई हैं या उनका रूप बदल गया है। परंतु मनुष्य की जिजीविषा लाख अवरोधों के बावजूद रास्ता खोज लेती है। जैसे युद्ध क्षेत्र में लाशों के ढेर के नीचे से भी कोंपलें फूटती हैं, उसी तरह जीवन और सृजन भी कभी रुकता नहीं, नए रूप और नए आकार ढूंढता रहता है। यह कार्यक्रम भी अभिव्यक्ति की इसी अदम्य पिपासा का परिणाम है। मैं आज किसी विशेष विषय में न बंधकर एक लेखक के रूप में जो मेरी सृजन यात्रा रही, उसके कुछ अनुभव और कुछ एक रचनाएं आपके साथ साझा करूंगी। कुछ लोग आ गए हैं, जो भी आ रहे हैं सबका अभिनंदन है, स्वागत है। स्वागत है आत्मा रंजन। और कौन है? बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए साथ साथ आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कॉलेज के दिनों में मैंने कभी कभी कुछ लिखना शुरू किया था, परंतु कभी बहुत गंभीरता से लिखने और छपने के बारे में नहीं सोचा। मेरी पहली कविता, जिसे लेकर मैं मंच पर आई और जिसने मुझे अपनी रचनाएं श्रोताओं और पाठकों से साझा करने की हिम्मत दी, वो एक छोटी सी कविता थी और नाम था बांसुरी। मैं वही पहली कविता अपने जीवन की जो मैंने कभी सुनाई लोगों को, वो आपको भी सुना रही हूँ। बांसुरी। उपमा अलंकार मुझ पर न ला दो, आओ मैं अपना परिचय स्वयं दूं। मैं एक खोखला कुरूप बांस हूँ, खंडित और छिद्रमयी। मेरे भीतर एक दीर्घ शून्य है, पर जब तुम मेरी अनघड़ काया को अपने शीतल अधरों से छूते हो, तो मैं भूल जाती हूँ स्वयं को अपने भीतर का गीत सुनकर। लगता है मैं कुछ और भी हूँ, मेरा परिचय कुछ और भी है। तुम कह दो ना, तुम बांस ही नहीं बांसुरी भी हो। तो इस तरह फिर लिखने का जो सफ़र था वो चल निकला। मेरा बचपन मंडी शहर में व्यास नदी के किनारे बीता। ये नदी मेरे अस्तित्व का एक ज़रूरी हिस्सा थी। शादी के बाद एक बार ऐसा हुआ कि मैं मंडी आई और अपनी ब्यासा से मिलने गई। देखा कि नदी जैसे गुम हो गई थी। यह एक दुर्घटना जैसा ही घटा। पंडोर डैम बनने के बाद ब्यासा एक नदी नहीं, एक पतली सी क्षीण जलधारा मात्र रह गई थी। मेरा वजूद जैसे हिल गया और ये कविता उपजी। ये कविता है
सूखी नदी के नाम। विपाशे, आज तुम्हें देखकर याद आते हैं दानी दधीची, जिनके अस्थि वज्र से जीता गया था देवासुर संग्राम। अब तुम्हारे जल से निर्मित विद्युत वज्र से मिटेगा तिमिर। अंधकार अज्ञान है, अज्ञान आसुरी है, ये भी तो देवासुर संग्राम है। पर मैं मानव हूँ, देवता नहीं। तुम्हारा दान, महादान मुझ में आक्रोश जगाता है। मेरा भावुक मन आंसू बहाता है। तुम्हारे किनारों पर उगा ये शहर, मैं एक पौधा हूँ इसका। तुम्हारे उफनते आवेग को मेरे बचपन ने कौतूहल से निहारा। बरसाती रूप में छटपटाई मेरे यौवन की उद्दाम तरंगे। ग्रीष्मकाल की कृशकाया में जले बुझे मेरे विरही मन के निश्वास। और शरद ऋतु के कुहासे में ढकी हुई तुम्हें देख मैं भर उठी वैराग्य से। रात के अंधकार में घाटियों में टिमटिमाते उजाले जब थिरका करते थे तुम्हारी लहरों पर, मैं कहीं घाट के मंदिर में जलाया करती थी दिपदिपाते सपनों के दीप। विपाशे, आज तुम्हें देखकर मन हाहाकार करता है। जिस तरह लाशें धू धू जला करती हैं तुम्हारे पथरीले पाट पर बसे नंगे शमशान में। ये असंख्य काले अनघड़ पत्थर जो सदियों से तरल थे तुम्हारी शीतल तरलता में, आज यूं उभर आए हैं कि उनका पत्थरपन चुभ चुभ कर कहता है, पत्थर पत्थर ही हैं, ये नहीं पसीजते। लगता है तुम कल्पना हो किसी ध्वस्त द्वीप में बहने वाली नदी की। तुम्हारे तीर पर पत्थरों के संग्रहालय हैं। पुरातत्ववेता कभी आएंगे भविष्य में, चुनेंगे, परखेंगे, सराहेंगे पत्थरों को और खोजेंगे मृतप्राय कहानियाँ और किंवदंतियाँ। पर तेरी गहराई से उगी मैं सूख जाऊंगी। तेरे शमशान में बाट जोहेंगी मेरी अस्थियाँ किसी भगीरथ सरीखे वंशधर की। तुम्हारे दान से लहलहाएंगे हजारों खेत, टिमटिमाएंगे कई पूर्वे, कर्मरत होंगे इस यज्ञ में हजारों हाथ। पर मेरा चातक मन बाट जोहेगा जलधरों की, चोंच खोले चिर त्रिषित सा तुम्हारे तीर पर देखा करेगा दूर से किसी अनुष्ठान में अर्पित प्रिया को। दोस्तों, परिवेश जाने अनजाने, चाहे अनचाहे हमारे चेतन और अवचेतन को प्रभावित करता है। विचार और विमर्श भी इसी तरह हमारे मन और मस्तिष्क में स्वतः प्रवेश पा जाते हैं। जब हम लिखना शुरू करते हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि हम अपने लेखन के लिए किसी एक फ्रेम को लेकर के चलें और उसमें फिट होने का प्रयास करते रहें। ये सब स्वतः घटता है। आप जीवन के एक विशेष कालखंड में जिन दबावों को झेलते हैं, उनके बरक्स आपकी जो प्रतिक्रियाएं हैं, आपके लेखन को वो परिभाषित करती हैं। व्यक्ति और समाज के इस आपसी तनाव से ही रचनाएं आकार लेती हैं। मेरी इस सृजन यात्रा के अगले पड़ाव की कुछ कविताएं हैं। वो समय है जब मैं एक बदले हुए परिवेश में कई तरह के दबाव अनुभव कर रही थी, महसूस कर रही थी। तो लाजमी था कि वो सभी चीज़ें मेरी कविता में भी आती। ये एक और कविता है, स्वयंवरा। स्वयंवरा से पहले मैं आपको एक दूसरी कविता सुना रही हूँ। मेरी जो पहली किताब है उसका शीर्षक है अपने हिस्से की धूप, और ये कविता उसी संग्रह से, पहले संग्रह से ली है, अपने हिस्से की धूप।
इस कविता में आप देखेंगे कि एक मध्यवर्गीय औरत अपने वजूद को किस तरह से बंधा हुआ घुटन में महसूस करती है और कैसे उसकी पूरी कोशिश ये होती है कि वो अपने लिए एक पहचान, अपने लिए एक स्पेस अपने उसी परिवेश में से छांट कर काट करके निकाले। बंद खिड़की से बंद दरवाजे तक कदम का ताल करती है जो औरत, बंद खिड़की से बंद दरवाजे तक कदम ताल करती है जो औरत, हर आहट पर झनझना उठती है कॉल बेल के साथ। कई शेड लिपस्टिक की तरह उसके श्रृंगार दान में सजी हैं कई रंगों की मुस्कान। दरवाज़ा खोलने से पहले जड़ देती है शीशे में एक सवाल, कौन सा रंग, फिर चिपका लेती है होठों पर एक फीकी मुस्कान। हर आहट की अगवानी में फिर अलापने होते हैं वही वही राग, जिनमें गूंगे हो गए हैं घिस घिस कर वे तमाम गीत जो ठिठुरते रहे गहरी घाटियों में सूरज के स्वागत में। फांद कर दरवाजा चुनना खेतों में बिखरी धूप लगता है कठिन, इसीलिए 4 हाथ धूप की चौखट में बिखर जाती है वो। गिरने देती है बालों पर बर्फ, घिरने देती है आंखों के गिर्द काले बादल, लगने देती है हड्डियों में मौसम का जंग। नहीं जानती अनजान सूरज का 7 घोड़ों वाला रथ तंग गलियों में नहीं रुकता। हार कर देखती है दरारों में से पर कटी चिरैया सी फड़फड़ाती अंजुलि भर धूप, अपने हिस्से की धूप। अगली कविता है स्वयंवरा। जब मैंने ये कविता लिखी तो मैं किसी तरह भी फेमिनिज्म या जो स्त्री विमर्श है उससे पूरी तरह से परिचित नहीं थी, लेकिन ये विचार तो पूरे वातावरण में रहते हैं, परिवेश में रहते हैं, और वही जैसा मैंने पहले कहा धीरे धीरे हमारे चेतन और अवचेतन का हिस्सा बनते हैं। स्वयंवरा। मैं चिरकाल से बहती धारा हूँ, आज मैंने तय किया है मैं सागर को नहीं वरूंगी। इसी से दिशाहीन ठिठक कर खड़ी हूँ। मैं सागर नहीं वरूंगी। सागर जो हर हर को खामोश समेट लेता है, चुपचाप निगल लेता है हर नन्हे अस्तित्व को और हर नदी से उसका नाम छीन लेता है। आज मेरे दौड़ते हुए पाँवों में संशय का तीर चुभ गया है। वो थमी हुई धारा हूँ मैं जिसका रास्ता गलत हो गया है। अब मैं एक फैलता हुआ सैलाब हूँ, बिखरते जाना ही अर्थ है मेरा। वो भी तो पानी है जो पानी में नहीं डूबता। डूब कर ही अनंत पारावार की मापना गहराई मुझे नहीं स्वीकार। छूना चाहती हूँ अपनी तरलता से मरुस्थल की तपिश। रेगिस्तान जिसे भयानक अंधड़ों ने झकझोरा है, झुलसाया है बरसती लपटों ने, अपनी रेत में टूट टूट कर बिखरा है जो, और छला गया है सदा मेरी इच्छा की मरीचिका से, जो मेरे स्पर्श से फूट कर कोंपलों में इतराया है, जो मुझे छू भर लेने के लिए सुलगता रहा है सदियों तक। आज मैं उसी तरफ बहना चाहती हूँ और रेगिस्तान की आग पीकर सूख जाना चाहती हूँ। मैं वो तरलता हूँ जो रेत में बिखर जाती है, वो धारा हूँ जिसने ठोकर मारी है सागर की महत्ता को, जिसने रेगिस्तान को वरा है। स्वयंवरा हूँ मैं। मेरा जो रचनाकार है उसकी गढ़न में
जिस पात्र का सबसे अधिक हाथ है वो है मेरी नानी। मैं रूढ़ अर्थों में परंपरावादी तो नहीं हूँ, परंतु परंपरा के महत्व और उसकी अमूल है, उसे एक दार पुस्तक जिसका नाम हिंदी चिंदी सुख नानी माँ को समर्पित है। और इस पुस्तक भी इसी नाम की कविता है, नानी माँ, जो मैं सुनाई जा रही हूँ। ये कविता मुझे इसलिए प्रिय नहीं है कि नानी मेरी माँ की माँ है या मैं अपनी बेटी की नानी हूँ, पर इसलिए प्रिय है कि कई अर्थों में अपने औरत होने की विशेषता को मैं नानी के साथ जुड़कर देखती हूँ और इस किरदार से पूरी तरह जुड़ जाती हूँ। इस कविता लिखने के बाद और सुनाने के बाद कुछ कवि मित्रों ने तो मुझे नानी कहकर बुलाना शुरू कर दिया था, और मुझे गर्व है इस बात का कि मैं इस कविता में नानी के किरदार के साथ पूरा ऐसा मैं समझती हूँ। तो लीजिए, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ नानी माँ। नानी माँ, काशी की तरह किसी सनातन सत्य सी वर्तमान को तुम मेरे अंतर्मन में अति पिछाड़ी झांकती हूँ वहीं तक जहाँ तक हमारी आंखों की खिड़की खुलती है। यूं तो पढ़े हैं मैंने इतिहास के भीम काय ग्रंथ, पर उनमें जी मरे सभी पात्र लगते हैं बहुत अनजाने, युद्ध क्षेत्र अत्यंत बेगाने। कहीं भी तो आती नहीं मेरी तुम्हारी अम्मा की बात, कहीं भी तो होता नहीं उस गली का जिक्र जहाँ से गुजरी थी कभी मेरी तुम्हारी और अम्मा की डोली। नानी माँ, इतिहास के सभी ग्रंथों से अधिक सच हो तुम, एक ऐसी कहानी जिसका हर सुख हर दुख कदम कदम बीत कर तुम्हारी उम्र के साथ पक गया है। वक्त के हल ने जोता है तुम्हारा चेहरा किसी रेतीले खेत की तरह, ठहरा है चेहरे की झुर्रियों में। तुम गांव की पुरानी हवेली हो नानी, जब से है तुमने इस हवेली का तोड़ द्वार, तुम हो गई हो स्वयं हवेली, कितनी गहन कितनी विविध। हर आंगन हर गलियारे हर खिड़की हर कमरे हंसी हर चौबारे आज भी चौंका देती है तुम्हारी लाल हरी चूड़ियों की खनक, जहाँ पाँव से लिपटा वक्त घुंघरू सा रुनझुन बजता रहता है। चरखे पर पूनी सा काटती हो तुम वे सारे मूल्य सभी परंपराएं जिन्हें हर बेटी हर नातिन को उपहार दिया तूने ब्याह के जोड़े सा। तुम पनघट खड़ा पीपल हो नानी, अपने अपने आकाश में उड़कर हम सब लौट आते हैं तुम्हारी असंख्य टहनियों में समान ढलेगा। जब तुम सबके साथ आती हो नानी, बूढ़ा शरीर हो जाता है एक सारंगी हर तंग से तरंगायित। बचपन के जिस आंगन में रचाए गुड़िया के ब्याह, तुम ही थी वो तुलसी का बिरवा जो सपनों के राजा संग पड़ती हर भांवर को कर देती थी इतना पावन। घर की हर दुल्हन ने सिंचा बिरवे को, सबने तुम्ही को सिंचा नानी। किसी पुरानी आस्था की तरह जब किसी कुल बुलाई भूख ने रौंद रौंद डाला मुझे, तुम रसोई घर बन रसो थी नानी। रोटी के छिक्के सी गमकती सरसों के साग की हांडी सी सदा आग पर तपती महकती। मील के पत्थरों में दौड़ रहा है वक्त एक संदर्भ से दूसरे संदर्भ तक, पर तुम चेक हो।
फिर लौटती हूँ तुम्हारे पास, ऐसी भरी दोपहरी ले आए कोई प्यास, मंदिर के बाहर प्याऊ के पास। हवेली नहीं है आज नानी, चार दीवारों पर टंगा ये व्यक्तित्वहीन उथला फ्लैट है। घर के आगे मैंने भी सजाए हैं कैक्टस, ये चलन है शहर का। पर घर का पिछवाड़ा वहाँ भी मौजूद है, वही तुलसी का बिरवा। खरीदे हुए नटराज तूने की दहेज में, वो अब भी सुरक्षित है मेरी बेटी के दहेज के लिए। तुम्हारा चेहरा दर्पण हो गया है नानी, तुम्हारा चेहरा दर्पण हो गया है नानी, जिसमें देखती हूँ मैं 80 साल पुराना अपना चेहरा। फिर उस चेहरे में झांकती है मेरी बिटिया, फिर उसकी बिटिया, फिर उसकी बिटिया। ये थी नानी माँ। आप सब कविता प्रेमी हैं, आप भी ये महसूस करते होंगे, और ये एक सत्य है एक तरह से कि कविता हम दो तरह से लिखते हैं, हम दो रास्तों से चलते हैं। एक रास्ता है अंदर से बाहर आने का, और एक रास्ता है बाहर से अंदर जाने का। दोनों तरह से कविता लिखते हुए एक ही बात जरूरी होती है, और वो बात है गहरी और तीव्र अनुभूति, और दूसरा ईमानदार और मौलिक अभिव्यक्ति। ये जो बाहर भीतर की मैं बात कर रही हूँ, इसका अर्थ ये है कि एक ये सारी सृष्टि जो हमारे बाहर है, जिसे हम अपनी इंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं, जैसे नानी उसमें एक व्यक्ति है, नदी प्रकृति है, इसी तरह मुझसे बाहर जो सारी सृष्टि है उसे मैं जैसे महसूस करती हूँ, और वो जो मेरी अनुभूतियाँ हैं उनको आत्मसात करती हूँ, इंटरनलाइज करती हूँ, फिर मैं उनको अभिव्यक्त करती हूँ। तो कुछ कविताएं तो इस तरह की होती हैं, और कुछ कविताएं ऐसी होती हैं जिनमें जो कुछ घटता है वो हमारे भीतर होता है, कोई गहरी अनुभूति, और वो अपने से बाहर अभिव्यक्ति के लिए रूप और आकार ढूंढती है। तो पहली तरह की एक कविता कि जैसे हम बाहर कुछ देख रहे हैं और वो किस तरह एक कविता को जन्म देता है, उसका उदाहरण ये दे रही हूँ। इस कविता का शीर्षक है बरसात, कि मैंने बरसात देखी और ये कविता लिखी। रिमझिम बादलों में बगुलों सा उड़ना ही नहीं होती बरसात, हाथों में हाथ दिए डबडबाए गीत गाना नहीं होती बरसात। जंगल में बुखार सुलगी लकड़ियां बीनती लड़की, नहीं जानती कौन था कालिदास। बाबा को नहीं मिलेगा काम, घाटी में समाया जंगल, नहीं भरता उसके पाँव में बिजलियों की कौंध। जानती है वो कुलांचे भरती हिरणी की नियति, खुरदरे पत्थरों की ओट सिर छुपाए उसका सोच नाप रहा है अपनी झुग्गी की छत, जो बरसात पर हर साल कुछ और सिमट जाती है। इससे अगली कविता है जरूरत। जरूरत एक ऐसी अनुभूति है जो आपके मन के अंदर है और अपने लिए रूप और आकार ढूंढती है। जरूरत घर का दरवाजा खुलते ही दबोच लेती है गली, बिना किसी तैयारी के भीड़ हो जाती हूँ मैं। पीठ होती ही बंद होती कुंडी की तरह पराया हो जाना, उस एक क्षण अस्तित्व की एक ही जरूरत होती है। दरवाजे और गली के बीच एक आंगन, घर और संसार के बीच खुली जमीन, खुले आकाश का भर विस्तार।
है। ये कुछ इस तरह की कविता। अब इसके बाद मैं अपनी तीसरी पुस्तक पर आ रही हूँ। अपने हिस्से की धूप और चिंदी चिंदी सुख के बाद मेरा तीसरा कविता संग्रह विरासत जैसा कुछ काफी लंबे अंतराल के बाद आया। ऐसा लगा जैसे मन की भूल भुलैया में भटक कर, हर तरह के मौसमों की मार झेल कर कवि जो है अब एक समतल खुले पठार पर खड़ा है। और जिस तरह आप सबने अनुभव किया या करेंगे कि समय के साथ साथ चीजों को देखने का हमारा नजरिया भी बदलता चला जाता है। एक समय ऐसा आता है जब हम अनुभवों के बीच में होते हैं, जैसे भंवर में डोल रहे होते हैं, मंडरा रहे होते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब हम चीजों को कुछ दूर से निरपेक्ष भाव से देखते हैं, जब आपकी सारी जो एक विजन है, दृष्टि है, उसमें एक दार्शनिकता आ जाती है। तो ये बदलाव आप मेरे तीसरे संग्रह में पाएंगे, मैं ऐसा समझती हूँ। बाकी पुस्तकों पर निर्भर करता है और कुछ हद तक क्रिटिक्स पर भी। तो ये मेरी कविता है धीरे धीरे, जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अभी। धीरे धीरे। यह सिरहाना जिसकी उम्र मेरे गृहस्थ जितनी है, सीवन सीवन उधड़ रहा है। भीतर जाप कर रही हैं पुरखिनें, धीरे धीरे बनता है घर, निरंतर बनता है घर। थालियों कटोरियों की गिनती बढ़ी है। खाट खटोले दरियां खेस 2 से 4 से 6 होते हैं। हर चीज अपने साथ लाती है अपने जितना उजाला और उतना ही अंधेरा। चीजों के साथ चले आते हैं कितने ही डर, कितनी ही चिंताएं दबे पांव प्रवेश पाती हैं घर में। महंगे कालीनों के नीचे पूरे अंधेरों में सिरहानों की रुई के रेशों में चुपचाप चुपचाप इकट्ठा होती है बनने की थकान, बने हुए का अकेलापन, बिखर जाने का आतंक। गृहस्थ की उम्र के सिरहाने को छूते हुए काम रहे हैं शिशु को नंगे बदन पहली बार छुआ हो जैसे। सिर से पहले शिशु को नंगे बदन पहली बार छुआ हो जैसे। फिर से बहुत सारे सपने तपे तपे हाथों छू रहे हैं। बहुत सारे दुस्वप्न सांसों में सरक रहे हैं। चीजें आ रही हैं घर में धीरे धीरे। मैं बहुत से लोग, बहुत से दोस्त, बहुत से कविता भी आ जुटे हैं इस महफिल में। गंगाराम राज जी, जगदीश शर्मा जी, विवेक मोहन जी, आप सबका बहुत बहुत आभार और सबका स्वागत भी। अपने एक जीवन में हम कितनी तरह के किरदार निभाते हैं, लेकिन उन किरदारों को निभाते निभाते फिर हम एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जब अपने आपे से पेंट करना, मैं कौन हूं, इसको पहचानना बहुत जरूरी हो जाता है। ये कविता इसी भाव को दर्शा रही है। तेरा कौन रंग रे। मेरे कामरेड दोस्त ने कहा, तुम क्रांति हो। सब रंगों से सुंदर है लाल रंग, लहू का रंग। मैंने पहनी लाल साड़ी।
मेरे किसान मित्र ने कहा, तुम लहराती हुई फसल हो, सब रंगों से सुंदर है हरा रंग। मैंने पहनी हरी ओढ़नी, मेरी थकी हारी छाँव हो, सब रंगों से सुंदर है धूप की बिछलन के रंग। मैंने पहना छींट का घाघरा। मेरे सन्यासी गुरु ने कहा, तुम विरक्ति हो, सबसे सुंदर है गेरुआ रंग, विराग का रंग। मैंने पहना गेरुआ। मेरे गृहस्थ पति ने कहा, तुम सौभाग्य हो, लक्ष्मी हो, श्वेता हो। मैंने वही सब पहना। फिर मैंने मुझसे पूछा, कौन हो तुम, कौन रंग है तेरा, हर पहरन उतार। मैंने जब भी मुझको देखा, माटी देखा, सबसे सुंदर है माटी का रंग। एक दुधमुहा बच्चा आया, बिना कुछ कहे मेरी छाती से चिपक गया। प्यार या प्रेम जीवन का एक स्थायी भाव है, लेकिन प्यार की तासीर किस तरह से बदलती चलती है, वो भी एक अपना अनुभव है, सभी लोगों का अनुभव है। तो मैंने ये छोटी छोटी प्रेम कविताएं लिखी हैं, आप देखिए। प्यार एक शब्द। मेरी पसीजी हथेली में अब भी फड़फड़ा रहा है, तितली के पंखों जैसा वही बुरा सुनहरा शब्द। कहूँ तो इसे आकाश को दे दूं। मेरी पसीजी हथेली में अब भी फड़फड़ा रहा है, तितली के पंखों जैसा वही भुरभुरा सुनहरा शब्द प्यार। कहो तो इसे आकाश को दे दूं। दूसरी कविता है, कब आएगा। कब आएगा जाड़ा, कब आएगा जाड़ा, अब के बरस ओढ़ूंगी पश्मीने के पट्टू जैसा तुम्हारा प्यार। हम दूर पहाड़ों पर जाएंगे अपनी अपनी भेड़ें लेकर, खोजेंगे हरी हरी चरागाहें, ऊंचे ऊंचे गाएंगे शिखरों के प्रति घाटी के लंबे गहरे गीत। पल पल के उलझे फाहे को दिल की धुन बजेंगे, लंबा लंबा महीन बहुत महीन, ताकि वो बुनी आंच जो कई रात तक जल बुझते अलावों के नीचे। कब आएगा जाड़ा, कब आएगा जाड़ा, अब के ओढ़ूंगी पश्मीने के पट्टू जैसा तुम्हारा प्यार। एक और छोटी कविता है, सांझ की धूप। पर्दे की सिलवटों तक से निचुड़ गई है सांझ की धूप। पर्दे की सिलवटों तक से निचुड़ गई है सांझ की धूप। गिली मिट्टी के चेहरे पर छप गया है उदासी का मैला पंजा। तुम कुछ ऐसा करो, गमले में पौधे की तरह रोप दो मुझे। तुम कुछ ऐसा करो, गमले में पौधे की तरह रोप दो मुझे। मैं कुछ कविताएं बेटियों को लेकर लिखी हैं। मेरी 2 बेटियां हैं। बेटियों को जन्म देना, उनका पालन करना, उनके साथ स्वयं भी बड़े होना, ये अपने आप में एक अनुभव है। और कभी कभी तो मुझे ऐसा एहसास होता है जैसे बेटी और कविता बस एक ही हैं। उनमें से एक कविता, घोंसले और बेटियां। आज 20वीं बार बेदखल किया उन काली करकशियों को, नकुल नाशील साथी जाती हैं मनहूस बीहड़, मर मातमी शोर। चमगीदड़ों की बस्तियों से खदेड़ी हुई रफ्यूज ने जब
जब भी आती हैं अतिवृष्टि, अनावृष्टि, प्राकृतिक आपदाओं का भय लेकर आती हैं। आज 20वीं बार जब उनके घोंसले गिराए, वे आसपास चोंच भर गारा उठाए विलाप करती रहीं। पंख पटकती रही दीवारों से, कोई नहीं आया मौके पर। उन्हें रचने वाले ब्रह्मा जी लंबी तान कर सो गए कहीं, थाने में मेज पर ऊँघ रहे दारोगा जी जैसे। नहीं आए कहीं से भी अखबारों के संवाददाता, कैमरामैन, बुलडोजर चले और उजड़ गई नाजायज बस्तियां। एक कवि था जिसे मिट्टी, पंख और बीठों के बीच घरौंदों में आशियानों का भ्रम बनाए रखना था। कलूटी चिड़िया में देखनी थी चिलचिल धूप में तगारी उठाए मजदूरन की थकान। सुनना था चीख पुकार में एक औरत का घर के लिए हाहाकार। प्रसव की पीड़ा और अपने जायों के लिए पूरे ब्रह्मांड में तिनका भर ओट। 21वीं बार वो चिड़िया आई तो आने दिया उसे। अभी अभी फोन पर कह रही थी बेटी, क्या करूँ माँ, इस बेगाने देश में घर होना इतना आसान नहीं। क्या करूँ माँ, इस बेगाने देश में घर होना इतना आसान नहीं। औरत हूँ तो औरत की नियति मेरा पहला और स्थायी सरोकार है। ये एक आक्षेप रहता है आलोचकों का, समीक्षकों का, कि महिलाएं जो कविताएं लिखती हैं उनमें वो महिलाओं के सुख दुख में ही ताना बाना बुनती रहती हैं और उससे घिरी रहती हैं, उनसे बाहर नहीं आ पाती। कभी कभी तो ये लगता है दोस्तों कि सुख और दुख के सिवा ये जिंदगी है भी क्या। बाकी सब तो आंकड़े हैं, बाकी सब तो सूचनाएं हैं, खबरें हैं। जैसे मैं कहूँ, एक 20 साल का नौजवान बच्चा गाड़ी के नीचे आकर कुचला गया। अब ये एक खबर है। इस खबर का दुख अगर आप महसूस करें तो वो कविता है, नहीं तो ये एक सूचना मात्र है। तो मुझे इस बात से कतई फर्क नहीं पड़ता कि मैं औरतों के सुख और औरतों के दुख में उलझी हुई हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये जो मैं समझती हूँ, जो मैं महसूस करती हूँ, उसको अभिव्यक्त करना भी मेरा कर्तव्य है। और मुझ जैसी औरतों के लिए मेरा, उनके प्रति मेरा दायित्व भी है। ये 2 कविताएं आप सुनिए, औरतें सुख में, औरतें दुख में। तो औरतों के दुख और सुख, उनकी नियति, जैसा मैंने कहा, वो मेरा सरोकार है। औरतें सुख में। पवित्र जल के झरने पर सुहाग पानी भरने जा रही हैं औरतें। पवित्र जल के झरने पर सुहाग पानी भरने जा रही हैं औरतें। झिलमिल रंगीली ओढ़नियों में आकाश उतरती बहुरंगी चिड़ियों जैसी घर भर की औरतें। औरतें गा गा कर बुला रही हैं अपने और अपनों के सुख। औरतें गा गा कर बुला रही हैं अपने और अपनों के सुख। जैसे चिड़ियों को चूरी दे बुलाती हैं पुरखिने। मंगल बोती और काटती हैं औरतें, मिट्टी भी हैं, फसलें भी। मंगल बोती और काटती हैं औरतें भी हैं, फसलें पछोरती बटोरती हैं औरतें। उसी करता है औरतें दुख में। बिछुड़ गए आत्मीय की याद के आसपास बैठी हैं, घुटनों में सिर रखे रोती सूरी भूए में फूटी गठड़ियों जैसी बेहड़े की औरतें। बिछुड़ गए आत्मीय की याद में घुटनों पर सिर रखे रोती बिसूरती भूरे मटियाले पट्टू और शालों में बैठी हैं बेहड़े की औरतें। औरतें ताप रही हैं अपने और अपनों के दुख। औरतें ताप रही हैं अपने और अपनों के दुख। एक साथ जिसे तापती हैं उसी में तपती हैं औरतें।
एक साथ जिसे तापती हैं उसी में तपती हैं औरतें, छुपा कर चलती हैं बुक्कड़ में मौसमों की ठिठुरन। चूल्हे की आग अलाव के आसपास लय में रो रही हैं या गा रही हैं औरतें। अलाव के आसपास लय में रो रही हैं या गा रही हैं औरतें। एक और कविता है जिसमें एक स्त्री है और घर और परिवार वही उसका संसार है। वो स्त्री मृत्यु को कैसे देखती है? वो मृत्यु को ऐसे देखती है जैसे मानो किसी लंबी यात्रा पर जा रही हो और अपना घर और संसार किसी बहुत आत्मीय विश्वसनीय व्यक्ति के पास छोड़कर संभाल कर जा रही हो। तो ये कविता आप सुनिए, तैयारी। अभी कुछ दिन बाकी हैं, आओ पास बैठो। जाने से पहले बता जाती हूँ, मेरे ना होने पर तुम सबको कैसे होना है। बड़े संदूक में पड़े हैं सबके गरम कपड़े, स्वेटर मोजे सब। हो सकता है सर्दी उतरने से पहले चली जाऊं मैं। मेरे चले जाने पर कई लोग आएंगे घर में, उन सब के लिए बिस्तर पड़े हैं अरगनी पर। तुम सबको मत देना अपने बिस्तर। उस आले से उठा लिया है मैंने अपना सारा सामान, काजल कंघी सिंदूर। चाहो तो वहाँ रख लेना अपनी पोथियाँ या मेरा ही वो फोटो। खाली जगह अच्छी नहीं लगती, मकड़ियाँ जाले बुन लेती हैं। तुम सबको फुर्सत नहीं होगी दफ्तर और स्कूलों से, ये डिब्बे भर रख जाती हूँ बड़ियाँ और पापड़। सुखा रखे थे मैंने पिछली गर्मियों, ढंग से बरतो तो चल निकलेंगे साल दो साल। वो जो काला संदूक है, चाहो तो इसे खोलना बरसों बाद। सोना रूपा के लिए काढ़ी थी कुछ ओढ़नियाँ, उन सूने लंबे दिनों जब पेट में गोपू था। वैद्य जी कहते थे, बिस्तर पर रहना बहू, प्रसव कुछ टेढ़ा है। लगता है यही महीना तुम्हारे संग हूँ, लगता है यही महीना तुम्हारे संग हूँ। कुछ और लकड़ियाँ डलवा लो, कुछ तो वक्त लगेगा सूखते, फिर घर में कुछ तो वक्त लगेगा सूखते, फिर घर भर में लोग रहेंगे, सब साथी सगे संबंधी। उस रोने धोने में कैसे कल्पोगे, कौन फूंकेगा गीली लकड़ियों से चूल्हा। तुम्हें सब अकेले करना होगा खुद ही, मातम भी, रोटी पानी रोना धोना सब ही तो। आओ पास बैठो, ऐसे बैठो जैसे बैठोगे तब जब मैं उठ जाऊंगी। आओ पास बैठो, ऐसे बैठो जैसे बैठोगे तब जब मैं उठ जाऊंगी। एक कविता आपको और सुनाऊंगी। बीमारी और अस्पताल पीड़ा के अनुभव हैं। पीड़ा जो मन को गहरे तक मथती है और इंसान की दृष्टि को मांझती है। इस पीड़ा में मेरी भी भागीदारी है। ये कविता जो मैं आपके सुना रही हूँ अभी, इसका शीर्षक है जनरल वार्ड में एक रात। सॉरी, थोड़ा जनरल वार्ड में एक रात। इधर शहर है जिंदगी का, उधर मौत का शहर है। इधर शहर है जिंदगी का, उधर मौत का शहर है। दोनों की हद पर पड़ता है दर्द के बंजारों का डेरा। दोनों की हद पर पड़ता है दर्द के बंजारों का डेरा। खिड़कियों में टंगे रहते हैं
आंखों के खाली घोंसले, आकाश में ताकते, उम्मीद की चिड़ियों के सहमे हुए झुंड फड़फड़ाकर उड़ गए हैं उस अहेरी की आहटों से जो घूमता है दिन रात लंबे बरामदे में बिस्तरों की कतारों के अंदर पर। हर बिस्तर एक पिंजरा है, हर बिस्तर एक पिंजरा है, पिंजरे में कैद है एक पिंजर। छटपटाती हैं पखेरू सांसें, सवाल वो कौन है, कहाँ से आया है। हर चेहरे पर पहचान पत्र की तरह एक ही लिपि में छपा है, एक ही हस्ताक्षर बांट रहा सबको हताशा की भागीदारी। कौन साबुत है, किसका नाम बाकी है, कौन साबुत है, किसका नाम बाकी है। नंबर 1 रेंग रहा रीढ़ में, 2 नंबर फेफड़ों में हाँफ रहा, 10 नंबर पसलियों में, 20 जठर में जल रहा। रात गए अंधकार के सागर में, जब लंगर से खुलता है ये पीड़ा पोत। अंधेरे स्याह पानी में कराहें छप छप चप्पू चलाती हैं। सन्नाटा बिखरता है, फिर समेटती है उसे शीतकारें। दूर कहीं से बार बार लौटती है मल्लाहों के गीतों की गूंज। इधर इस आबनूसी मछुआरे के जाल में तड़पते हैं मछली के प्राण। मैं समझती हूँ आप समझ रहे हैं, आबनूसी मछुआरा मतलब मौत। और इधर इस आबनूसी मछुआरे के जाल में तड़पते हैं मछली के प्राण। फिर सुबह खिड़की के शीशे पर कटोरा टनकाती आ बैठती है मैली सी भिखारिन धूप। हर बिस्तर का कैदी कंकाल दिलेरी से फेंकता है खड़खड़ाती मुस्कान का बेआवाज सिक्का। सिरहाने रखे आईने में देखती है चौथे नंबर की युवती अपना हल्दी चेहरा। पसीजी उंगलियों से टांक देती है माथे पर चिहुकती सुर्ख बिंदी। क्षण भर के लिए दरवाजे की ओट हो जाती है खिसियानी कुटनी मौत। 11 नंबर वाली लड़की छुपा लेती है लाल कंबल में अपना झुलसा हुआ चेहरा। 11 नंबर वाली लड़की छुपा लेती है लाल कंबल में अपना झुलसा हुआ चेहरा। एक बार, सिर्फ एक बार फिर सुनना चाहती है वो उस जवान खूबसूरत डॉक्टर की आवाज़ में गुड मॉर्निंग। एक बार फिर सुनना चाहती है वो उस जवान खूबसूरत डॉक्टर की आवाज़ में गुड मॉर्निंग। तो ये था अस्पताल का एक अनुभव। अब मुझे लगता है मैं अपनी कविताओं को तो यहीं विराम दे